पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी वीक नहीं है कि वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात माननी शुरू कर दे जो खुद कानून को वायलेट कर रहा है। मिलिट्री जो है वो बहुत पाबंद है कानून की, और वो अपने आर्मी एक्ट को फॉलो करने के पाबंद है। ये उनकी मर्जी नहीं है और कोई उनको इससे हटा भी नहीं सकता कि वो एक राइजल वक्त कानून है जो कि आर्मी एक्ट है, उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ना फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे वो उस तरीके से बेंच बना के जो कि वैसे ही गैर कानूनी है। मैं नहीं समझता कि अफवाज पाकिस्तान को ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि हमारी अफवाज जो है वो कानून की वायलेशन होने देगी। फौज कभी कानून की वायलेशन होने नहीं देगी, खा वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। माहिर कानून इरफान कादिर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बावजूद इसके कि सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खुद को बेंच से अलहदा कर लिया, लेकिन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज दूसरे रोज भी जारी रही। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ अपनी तरफ है, बेंच गैर आईनी और गैर कानूनी मानते हैं। हुकूमत की प्रिंसिपल पोजीशन क्या है? कि अगर चीफ जस्टिस साहब अपने दो जजेस, सीनियर मोस्ट जजेस पे उनको ट्रस्ट नहीं है, उनको एतमाद नहीं है, उन पे वो इनकार नहीं करना चाहते, तो मुझे बताएं कि वो दो जजेस जो हैं वो इन एक चीफ जस्टिस पे क्यों इनकार करेंगे? और अगर जजेस पर ही एतबार नहीं करेंगे तो हजारों लाखों लोगों के मुकदमे इनके आगे लगते हैं, फिर लोग इन पर क्यों एतबार करेंगे? और फिर ये जो बेंच बना है ये इतना कंट्रोवर्शियल बेंच है कि ये जो भी फैसला देगा इसकी लेजिटिमेसी हो ही नहीं सकती। तो क्या था अगर चीफ जस्टिस साहब सारे जजेस के साथ मुशावरत कर लेते, अगर उनको ये एतराज था कि वाई फर्स्ट वी वाई नॉट ऑल, तो फिर तो समझ आती, फिर सारों से मशवरा कर लेते। अच्छा, कहीं इरफान साहब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इसको फुल कोर्ट ही समझा जाए, क्योंकि वो 4 जजेस वेकेशंस के ऊपर है, तातीलात चल रही होती है, अपने अपनी रजिस्ट्री के अंदर भी मामला होते हैं, इसको फुल कोर्ट ही समझा जाए कि हमने तो 2 सीनियर मोस्ट जजेस इंक्लूडिंग सीनियर प्यूनी जज जस्टिस काजी फाइज ईसा को इसमें शामिल कर लिया। जो है वो फौरन उसी वक्त क्या कहिए आप काम पे आए, क्या मतलब है वेकेशन का इनका? काम पे आए सारे और सारे काम करें, वो फुल कोर्ट है। आपको याद है कि वो जब मियां नवाज शरीफ का केस लगा हुआ था तो जस्टिस शफीउर रहमान का बेटे जो है उनका इंतकाल हो गया था, यंग बेटे का इंतकाल हो गया था, और इसके बावजूद के बेटे का इंतकाल हो गया था, उन्होंने इंतकाल के बावजूद वो आए और वो बेंच पे बैठे थे। ये होती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी। ये कोई तरीका नहीं है जिस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है। और ये अगर ये कंसेंसस के साथ बेंचेस बनाए तो फिर तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात करें। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, यानी इनका कहना ये है कि फौजी जो कोर्ट मार्शल है वहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट फैसले हो जाते हैं। तो वहाँ पे फौज ने कितने सिविलियंस को आज तक ट्राई किया? मेरा ख्याल है वो आटे में नमक है जिनको ट्राई किया, और जिनके बारे में कोई ऐसे फैसले अदालतों के नहीं आए कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो थे उनके इम्पैक्ट हुए थे। ऑन दी अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में जो फैसले दिए हैं, हजारों लोगों के फंडामेंटल राइट्स जो है वो तलब किए गए हैं, उनको रेमेडीलेस किया गया, और उसी चीज को सपोर्ट करने के लिए आज पार्लियामान में कानून बनाया है और उस कानून का ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। और उस कानून का ठट्ठा उड़ा के तो बाकी ये फंडामेंटल राइट्स भी किस तरह से कर सकते हैं? ये जो पिटीशनर है, ये जवाद ख्वाजा, ये जरा अपना तो कॉन्डक्ट देखे एज चीफ जस्टिस। उसने जितने गलत फैसले दिए हैं माजी में और फंडामेंटल राइट्स में लोगों के पामाल किए हैं, और उन लोगों के खिलाफ फैसले दिए जो पार्टी नहीं थे, जिनको सुना नहीं था। और इस शख्स ने खुद पीसीओ का ओथ उठाया और इसने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जजेस को निकाल दिया और चंद जजेस ने पाकिस्तान की सारी सुप्रीम कोर्ट निकाल दी। ये फंडामेंटल राइट्स के चैंपियन, ये सारे एक्सपोज हो चुके हैं और ये अभी मजीद एक्सपोज होंगे। इरफान कादिर साहब, लास्टली आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज ये कहा गया कि मंगल तक इस केस के फैसले को तक पहुंच जाएंगे, तो जो भी नतीजा होगा अब इसके बाद होगा क्या? मतलब ये जो भी फैसला सुना दिया जाता है, अगर कुछ स्टे आ जाता है तो फिर क्या लाहेअमल होगा, क्या कर रहे होंगे फिर? इसमें वही होगा जो जस्टिस फाइज ईसा कह रहे हैं, ये बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है और जब इसकी फाउंडेशन भी इलीगल है तो ये जो भी सुपर स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। और फिर यानी मिलिट्री कोर्ट में जो सिविलियंस की हवालगी वाला मामला है, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से हवालगी हो जाएगी, होती रहेगी, जिस पर आज बहुत बात हुई कि कैसे होगी, किस तरह से हवाला कर दिया जाएगा सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट के? पाकिस्तान की मिलिट्री इतनी वीक नहीं है कि वो ऐसे सुप्रीम कोर्ट की बात माननी शुरू कर दे जो खुद कानून को वायलेट कर रहा है। मिलिट्री जो है वो
बहुत पाबंद है कानून की, और वो अपने आर्मी एक्ट को फॉलो करने के पाबंद हैं। ये उनकी मर्जी नहीं है और कोई उनको इससे हटा भी नहीं सकता कि वो एक राइजुल वक्त कानून है जो कि आर्मी एक्ट है, उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ना फॉलो किया जाए। सुप्रीम कोर्ट खास तौर पे वो उस तरीके से बेंच बना के जो कि वैसे ही गैर कानूनी है। मैं नहीं समझता कि अफवाज पाकिस्तान को, ये सुप्रीम कोर्ट को समझना चाहिए कि हमारी अफवाज जो है वो कानून की वायलेशन होने देगी। फौज कभी कानून की वायलेशन होने नहीं देगी, खा वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। ताज माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत बज़िद है कि अगर फैसला वही आता है जिसका जो है तवक्को की जा रही है, तो फिर हालात 14 मई वाले फैसले से भी ज़्यादा बदतरीन होंगे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इलेक्शन मोड में पीपल्स पार्टी और PMLN भी दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज बिलावल साहब ने पार्लियामान के फ्लोर पर भी इस पर बात की। आसिफ अली जरदारी साहब ने ये तो कह दिया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर अगर दस्तखत करने, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर, तो वो दस्तखत करने के लिए भी तैयार हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। जो इलेक्शंस का वक्त करीब आ रहा है, सियासी मंजरनामा भी तेजी से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। तहरीक इंसाफ के अलावा तमाम सियासी जमातें जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। ऐसे में लंदन एक बार फिर अहम समझा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे फ्रांस मुकम्मल करने के बाद लंदन पहुंचेंगे, जहां वो 2 से 3 रोज़ क़याम करेंगे। दूसरी जानब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा जहांगीर तरीन भी लंदन में मौजूद है, जबकि ओन चौधरी भी लंदन में है। जबकि कुछ दिन पहले ही वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी लंदन में मियां नवाज शरीफ से एक अहम मुलाकात के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। इससे पहले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी लंदन में नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की। यानी लग ये रहा है कि लंदन पाकिस्तानी सियासत का मैदान कारज़ार बना हुआ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में पार्टी के सीनियर रहनुमा भी शिरकत करेंगे और इस वक्त इन मुलाकातों का बज़ाहिर मकसद इलेक्शंस और निगरान सेटअप के बारे में गौर करना है। दूसरी अहम बात यह है कि लंदन ज़राए से ये खबर भी आ रही है कि नवाज शरीफ ईद के बाद जुलाई में पाकिस्तान वापस पहुँच जाएंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की लंदन यात्रा इसी सिलसिले की एक कड़ी थी और ज़रा इस हवाले से बता रहे हैं कि नवाज शरीफ की अगले माह जुलाई में वतन वापसी का कभी इम्कान है। वो अगले माह जुलाई के आखिर या अगस्त की इब्तदा में वतन वापस पहुंच सकते हैं, जबकि वो ईद उल अज़हा लंदन की बजाय सऊदी अरब या दुबई में मनाने का इरादा रखते हैं। इस वक्त अगर मुस्लिम लीग नून के अलावा हुकूमत के चैलेंजेस की बात की जाए तो 2 अहम चैलेंजेस है। पहला चैलेंज इकॉनमी है और दूसरा चेयरमैन PTI और PTI से निपटना है। दोनों चैलेंजेस को लेकर अभी लग ये रहा है कि शायद मामला थोड़ा खटाई में पड़ेगा। इंतखाबात अक्टूबर नवंबर में होना इन्हीं 2 चैलेंजेस से निबरदाज़मा होने से मशरूत है। जहाँ तक हुकूमत में शामिल 2 इत्तेहादी जमातों का मामला है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है, आज बिलावल भुट्टो साहब की पार्लियामान के फ्लोर पर तकरीर, नवाज शरीफ साहब मियां शहबाज शरीफ की जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनकी तारीफ़, और दूसरी तरफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर दस्तखत करने की बात आसिफ अली जरदारी साहब की। उससे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो ठनी हुई थी, अब काफ़ी हद तक वो क्रैक्स भरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। I don't mind who you go with politically. कोई फर्क, किसी को आप politically सपोर्ट करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर ले कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये हो। I am willing to sign. My 2 ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. पहली बात है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, तो PMLN को मैं धोखा नहीं दूंगा।